हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार। मैं कुशाग्र तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी विद आर्ट विद कुशाग्र सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन का तीसरा भाग लेकर के आया हूं। मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन में अगर हमें कुछ शिक्षा से रिलेटेड कुछ जानकारी मिल रही है जो कि आगे आने वाले जीवन में हमारे लिए लाभदायी है, तो हमें उसे ग्रहण करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं डाइजेशन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। तो पिछले वीडियो में जो हमने देखा था वो देखा था कि जो पाचन तंत्र जो है इसमें सहायक अंग दांत और जिह्वा के माध्यम से कैसे पाचन की क्रिया संपूर्ण होती है। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है, एक 5 साल से कम बच्चे का दंत सूत्र क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा। और आज हम चलेंगे उसी के बाद ग्रास नली में पाचन। हेडिंग डालेंगे क्या, ग्रास नली में पाचन। ग्रास नली में पाचन यानी हम कह सकते हैं कि डाइजेशन ऑफ आइसोफेगस में डाइजेशन कैसे होता है। आइसोफेगस जो होती है ये होती क्या है, इसमें डाइजेशन किस तरह से होता है। तो आइए देखते हैं कि आइसोफेगस क्या होती है। तो आइसोफेगस जो होती है ये हमारी मुख गुहा से आमाशय तक, ये आमाशय यहां से ऐसे शुरू होता है तो मुख गुहा से आमाशय तक ये 25 सेंटीमीटर की लंबी एक नली होती है। आइसोफेगस क्या होती है, तो मुख गुहा से लेकर के आमाशय तक की 25 सेंटीमीटर की लंबी नली को हम क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं या आइसोफेगस कहते हैं। ये जो आइसोफेगस होता है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन क्या है, मुख गुहा से इसकी दीवारों से इस तरह से, जब भोजन मुख गुहा से इसमें आता है तो दीवारों से इस तरह से टकराता हुआ ये कहां पे, ये आमाशय में पहुंच जाता है। और ये जब भोजन दीवारों से इसकी टकरा करके ये कहां पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है, तो इसमें एक गति होती है, भोजन को नीचे लाने की गति होती है, जिसे हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति कहते हैं। क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन नीचे आता है, इसमें गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए भोजन ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है। यहां पर इसके एक वॉल्व होता है और एक वॉल्व यहां पर होता है। वॉल्व के माध्यम से भोजन नीचे तो आ जाता है लेकिन भोजन ऊपर नहीं जा पाता है, वॉल्व जाने के समय बंद हो जाते हैं। यदा कदा जब हमें वोमिटिंग की समस्या होती है, वोमिटिंग होती है हमें, तो क्या होता है कि भोजन हमारे मुख गुहा से बाहर निकलता है। और यदा कदा कभी कभी क्या होता है कि वोमिटिंग के समय क्या होता है कि ये वॉल्व, इस वॉल्व को क्या कहते हैं, एपिग्लैटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लैटिस। तो ये वॉल्व क्या है, नासा गुहा और मुख गुहा के मध्य में होता है। कहां पे होता है, नासा गुहा और मुख गुहा के मध्य में होता है। तो यदा कदा जब वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग के समय क्या होता है कि ये वॉल्व कभी कभी खुल जाता है और जिस कारण से भोजन का कुछ अंश हमारे नासा गुहा के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो ये किस कारण से होता है, तो ये जब वॉल्व खुल जाता है हमारा, कौन सा, एपिग्लैटिस, तो वॉल्व जब हमारा खुल जाता है तो क्या होता है, भोजन के कुछ कण बाहर आ जाते हैं। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। पाचन की क्रिया क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि भोजन का पाचन कब संभव होगा, जब एंजाइम और जल उपस्थित होगा। तो यहां पर अगर एंजाइम नहीं है तो भोजन का पाचन नहीं होगा और इस तरह से भोजन डायरेक्ट कहां पे आ जाता है, आमाशय में आ जाता है। तो ये था हमारा ग्रास नली में पाचन कैसे होता है। तो पाचन की क्रिया तो यहां पे कोई होनी ही नहीं है, बस भोजन क्रमाकुंचन गति के माध्यम से केवल नीचे आना होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आमाशय में भोजन का पाचन। आमाशय में भोजन का पाचन,
है वो तरीके से। पाचन, आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है? तो आमाशय कहाँ पे पाया जाता है? आमाशय हमारा ये ग्रास नली से इस तरह का जो भाग होता है आमाशय का, वो आमाशय होता है। ये इस तरह से यहाँ पे एक संरचना और पाई जाती है जिसे लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं। ठीक है, तो आमाशय में अगर हम पाचन की बात करते हैं तो आमाशय में भोजन सर्वाधिक समय तक रहता है। आमाशय में सर्वाधिक समय तक भोजन रहता है। लगभग भोजन 3 से 4 घंटे तक आमाशय में रहता है। 3 से 4 आवर भोजन कहाँ पे रुकता है? आमाशय में रुकता है। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जठर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं? आमाशय में पाई जाती हैं। और इनसे एक रस स्रावण होता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं या जठर रस कहते हैं। जठर रस कहते हैं। जठर ग्रंथियों से कौन सा रस स्रावित होता है? जठर रस स्रावित होता है। अब इस जठर रस से क्या होता है? तो जठर रस में एक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है भैया। जठर रस में एक अम्ल पाया जाता है। क्या आमाशय हमारे पेट में क्या अम्ल है अम्ल, और बहुत ही अच्छा कार्य करता है। बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है हमारे आमाशय में? तो आमाशय में हमारे HCl नामक एसिड पाया जाता है। HCl नामक एसिड पाया जाता है जो कि बहुत ही डेंजर एसिड होता है, बहुत ही घातक एसिड होता है, बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। अगर इसका प्रयोग किसी पे कर दिया जाए तो वो जल जाएगा। ये सोने को जला देता है, सोने को ये गला देता है किसी भी धातु को ये गला देता है। तो ये समझो कि ये हमारे पेट में क्यों नहीं गला पाता? पेट में जो मांस है उसको क्यों नहीं गला पाता? तो उसका भी रीजन है जो कि मैं आगे बताने वाला हूं कि क्यों नहीं गला पाता। तो इसका कार्य क्या होता है? इसको इतना ज्यादा कार्य वहां पे दे दिया जाता है, इतना ज्यादा कार्य दे दिया जाता है कि ये अपने कार्य में बिजी रहता है। तो ये हमारे पेट की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता। आपको कोई कार्य दे दिया जाए, मान लो कि आप किसी जगह पे वर्क करने लगे हैं, तो वहां पे आपको इतना ज्यादा कार्य दे दिया जाएगा कि आपको किसी चीज के और कार्य करने के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। है, सपोज करो कि कोई भी कार्य आप कर रहे हो या किसी ऑफिस पे आप हो और वहीं पे आपका कार्य कंप्यूटर ऑपरेटर का है, किसी का कार्य मार्केट फील्ड का है। अगर आपका कार्य कंप्यूटर ऑपरेटर का है तो आपके पास इतना कार्य खुद ही है कि अगर आपसे मार्केट फील्ड वाला कोई बंदा कह रहा है कि आप मेरा कार्य कर लो, तो आप सीधे सीधे, भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मैं ऑलरेडी इतना बिजी हूँ। सेम कंडीशन यहाँ पे HCl की होती है। HCl इतना बिजी रहता है यहाँ पे अपने कार्य में कि वो पेट की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है कि हमें पेट को भी कुछ करना है। हाँ, कभी कभी होता है। तो वो कैसे होता है? तो आइए मैं बता रहा हूं कि HCl एक तो सबसे खतरनाक एसिड होता है। ये जब HCl प्लस HNO3 जब ये मिल जाते हैं तो अम्लराज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अम्लराज बना देते हैं। और HCl का कार्य क्या होता है? तो HCl का कार्य होता है कि भोजन को सड़ने से बचाता है। क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। कभी कभी हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं तो कंकड़ हमारे साथ खाने में चले जाते हैं। जैसे दाल या चावल में कभी कभी छोटे छोटे कंकड़ चले जाते हैं, तो उन छोटे छोटे कंकड़ों को क्या करता है? ये गलाने का कार्य करता है। गलाने का कार्य करता है। क्या करता है? उन कंकड़ों को ये गलाने का कार्य करता है। और इसी के साथ ये क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लाइसोजाइम क्या होता है? तो ये स्पाइडरमैन की तरह कार्य करता है। रोगाणुओं से बचाता है शरीर को, है ना। रोगाणुओं को नष्ट करता है। भोजन के साथ जो रोगाणु आते हैं उनको क्या करता है? नष्ट करता है। तो अगर कोई रोगाणु लाइसोजाइम से बच जाते हैं तो उनको HCl क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। HCl क्या कर देता है? उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, यहां पे कुछ एंजाइम होते हैं
पेट में या आमाशय में यहाँ पे कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं? निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। और इन एंजाइमों को क्या करता है, ये जब निष्क्रिय अवस्था में होते हैं तो इन एंजाइमों को ये क्या करता है, सक्रिय कर देता है। ये सक्रिय अवस्था में करने का कार्य करता है। इन एंजाइमों को ये सक्रिय अवस्था में करने का कार्य करता है। कौन से एंजाइम होते हैं? जो हमारे आमाशय में पाए जाते हैं। आमाशय में कई एंजाइम पाए जाते हैं। जब कई एंजाइम पाए जाएंगे तभी तो भोजन का पाचन होगा। तो आमाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो आइए देखते हैं। पेप्सिन, पेप्सिन, ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, तो पेप्सिन एंजाइम जो हमारे आमाशय में पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है भाई? पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन, रेनिन, रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम क्या करता है, तो रेनिन एंजाइम दूध में केसीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? केसीन का पाचन करता है दूध में। रेनिन एंजाइम क्या करता है, तो दूध में केसीन का पाचन करता है। रेनिन के बाद म्योसिन, म्योसिन, ये म्योसिन एंजाइम का क्या कार्य होता है, तो म्योसिन का कार्य होता है कि आमाशय में, अभी मैंने क्या बताया था, HCl बहुत ही हानिकारक होता है ना, बहुत ही हानिकारक होता है। तो ये आमाशय को क्या करता है, दिक्कत नहीं पहुंचा पाता। क्यों? क्योंकि आमाशय में पाया जाता है म्योसिन एंजाइम। क्या पाया जाता है आमाशय में? म्योसिन एंजाइम पाया जाता है। म्योसिन एंजाइम कैसे, क्या, आइए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। म्योसिन एंजाइम एक तो ये समझ लीजिए कि आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है, तो म्योसिन एंजाइम रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है वो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि म्योसिन एंजाइम दीवारों की रक्षा कैसे करता है। इसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज ये तो आप जानते ही हैं, वसा का पाचन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है, वसा का पाचन करता है। ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं म्योसिन एंजाइम की। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में एक क्या है, जैविक घड़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैविक घड़ी पाई जाती है। जैविक घड़ी का मतलब कि नित्य कार्य जो हम जिस समय से कर रहे होते हैं, अगर कंटिन्यू कई दिनों तक हम वही कार्य उसी समय पे करते रहे तो ऑटोमेटिक वो कार्य करने की आदत बन जाती है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आप मॉर्निंग में 4 बजे जग रहे हैं, आप लगातार कंटिन्यू अगर 1 वीक और 10 डेज कंटिन्यू आप 4 बजे जग रहे हैं तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट डे आपकी नींद क्या होगी, 4 बजे ही खुल जाएगी। तो ये क्या है, ये जैविक घड़ी है। आपके अंदर जो घड़ी सेट है वो आपके अंदर अलार्म बजा देती है कि अब आपके जगने का समय हो गया है, इसलिए आपकी नींद खुल जाती है। आप कंटिन्यू अगर 12 बजे खाना खा रहे, 1 बजे खाना खा रहे, 1 बजे भोजन कर रहे हैं दोपहर में, तो कई दिनों के पश्चात क्या होगा कि आपको 1 बजे ही भोजन भूख लगाएगी। ठीक है, भोजन करने की आवश्यकता कब हो जाएगी, 1 बजे ही भोजन करने की आवश्यकता हो जाएगी। तो ये क्या है, अलार्म बजा दिया आपके अंदर। आपका जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो एक घड़ी है, कौन सी, बायोलॉजिकल घड़ी जो है, बायोलॉजिकल वॉच जो है, उसने क्या किया, अलार्म बजा दिया कि अब आपको खाना चाहिए। ठीक है, तो ये जैविक घड़ी के कारण होता है। उस घड़ी का काम क्या होता है कि हमें, अब मानो कि हम 1 बजे खाना खा रहे, कब खाना खा रहे, 1 बजे खाना खा रहे। अब बायोलॉजिकल घड़ी जो है उसने हमारा समय निर्धारित कर लिया कि इस बंदे ने खाना 1 बजे ही खाना है, ये बंदा हमेशा खाना 1 बजे ही खाता है। तो अब बायोलॉजिकल घड़ी 1 बजे आपका अलार्म बजा देगी, आपको भूख लगाएगी, लेकिन किसी कारणवश अब आप बिजी हैं, 1 बजे आप नहीं खा पा रहे, आप किसी की क्लास लेने में लगे हुए हैं, आप कोई वर्क करने में लगे हैं, आप ऑफिस वर्क में लगे हुए हैं, आप नहीं कर पा रहे, 1 बजे आप भोजन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हुआ, बायोलॉजिकल घड़ी जो है आपकी जैविक घड़ी है, उसने तो अलार्म बजा दिया आपका कि आपको खाना खाना चाहिए। और जैसे ही उसने अलार्म बजा दिया तो यहाँ से भाई साहब, कौन, ये भाई साहब म्योसिन जो है,
ये भी स्रावित होने लगे। ये क्या होने लगे? स्रावित होने लगे। अब ये स्रावित होकर के आपके आमाशय में चारों तरफ इस तरह से ये परत बन गए, परत का रूप धारण कर लिया म्योसिन ने। अब क्योंकि म्योसिन को पता है कि अगर मैं नहीं जाता हूं तो दीवार को क्षति हो सकती है, क्योंकि क्या होना है? क्योंकि HCl के आने का समय हो चुका है। अब म्योसिन ने जब परत बना दी, अब HCl का श्रावण होने लगा, लेकिन आपने अभी तक भोजन नहीं किया तो भोजन आमाशय में नहीं है। अब HCl को जब कुछ भी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला उसे, तो क्या है, म्योसिन की परत को काटने लगता है, म्योसिन की परत को गलाने लगता है। और जब म्योसिन की परत को HCl गलाने लगता है तो आपके पेट में हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा दर्द होता है। और जब मीठा मीठा सा दर्द होता है तो आप क्या कहते हैं, भाई भूख बहुत तेज लगी है, पेट में चूहे कूद रहे। तो ये चूहे नहीं होते हैं पेट में, ये क्या है, म्योसिन की परत को HCl क्या है, काट रहा होता है, गला रहा होता है। इसी कारण जो मीठा मीठा सा दर्द होता है उसी को हम कह देते हैं क्या, कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो इस तरह से भोजन का पाचन आमाशय में होता है। और शराब, देखो एक चीज और यहां पे बहुत ही, जब यहां पे ये म्योसिन की परत को काट रहा होता है उस समय गैस की प्रॉब्लम होती है हमें, डकार ऊपर को आती है, ठीक है। और जब ये ऊपर को आती है तो कुछ खट्टा खट्टा सा महसूस होता है, जिस वजह से हम कह देते हैं कि अल्सर है। क्या है? अल्सर है। पेप्टिक अल्सर जिसे हम कहते हैं वो इसी कारण से होता है। और ये ज्यादातर किसमें होता है? शराबियों में ज्यादा पाया जाता है। जो शराब का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं उनमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब यहां पे बात करें कि आमाशय में पाचन किस चीज का नहीं होता, सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आमाशय में पाचन किस चीज का नहीं होता है? तो आमाशय में पाचन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। किस चीज का नहीं होता? कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो अब क्या देखेंगे, अब हमें देखना है कि आंत में पाचन कैसे होता है। आमाशय के बाद हमारा पाचन कहाँ पे होना है? तो बढ़िया छोटी आंत और बड़ी आंत में पाचन होना है। तो वही देखेंगे हम। आंत ये आंत क्या होता है? इंटेस्टाइन क्या होती है? इंटेस्टाइन देखो, सबसे पहली चीज इंटेस्टाइन या आंत जो होती है, दो होती हैं। क्या होती हैं? कौन कौन सी? तो छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आंत की जो टोटल लंबाई होती है वो 22 फीट की होती है, 22 फीट की होती है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो 17 फीट की होती है। और 5 फीट की लंबाई होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 5 फीट की होती है। अब यहां पे बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, कितने पार्ट होते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल अगर हम बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। मैंने बताया था आपको कौन से? तो डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के या बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट कौन से होते हैं? तो सीकम, कोलन, रेक्टम।
सीकम कोलन रेक्टम। अब हम बात करें कि ये पाचन कैसे होता है। इसमें इलियम सबसे बड़ा पार्ट होता है छोटी आंत का, और ये अगर हम बात करें सीकम के साथ जुड़ करके भोजन का आदान प्रदान करता है। इलियम सबसे बड़ा पार्ट होता है, सीकम के साथ जुड़ करके भोजन बड़ी आंत में पहुंचाता है। बीच में, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा अंग पाया जाता है, जैसे आपको दिखा देता हूं मैं। ये इस तरह से बड़ी छोटी आंत होती है। ये छोटी आंत होती है। ये छोटी आंत का भाग हुआ कौन सा? ये भाग हुआ आपका इलियम, और ये भाग हुआ सीकम बड़ी आंत का। इन दोनों के बीच में एक ये अंग पाया गया जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। ये जो अपेंडिक्स अंग होता है ये प्रेजेंट टाइम में मानव का एक अवशेषी अंग बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे पहले के समय में क्या होता था, पहले जब मानव था तो कच्चा भोजन ज्यादा ग्रहण करता था, इसलिए इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता था, किंतु अब नहीं होता है। अब जब इलियम से भोजन सीकम में पहुंचता है तो भोजन के कुछ कण अपेंडिक्स में फंस जाते हैं, और जिसके कारण इंसान को क्या होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और डॉक्टर क्या बोलता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा, यानी इसको काट करके बाहर करना पड़ेगा। तो अब यहां पे अगर हम बात करें कि सबसे पहले पाचन कहां होगा, तो सबसे पहले पाचन डिओडेनम में होगा, यानी ग्रहणी में पाचन होगा, डिओडेनम में पाचन होगा। तो आइए देखते हैं डिओडेनम में पाचन होता कैसे है। डिओडेनम में पाचन होता कैसे है? तो डिओडेनम क्या है? तो डिओडेनम होता है कि ये जो आमाशय है, आमाशय के बाद ये जो यू आकार की संरचना पाई जाती है, ये यू आकार की जो संरचना पाई जाती है ये क्या कहलाती है? यही होती है डिओडेनम। यही क्या होती है? यही डिओडेनम होती है। और यहां से एक ये पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? पैनक्रियाज या अग्न्याशय कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अग्न्याशय या पैनक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैनक्रियाज कहते हैं। और इसी से जुड़ी एक ये संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। तो ये लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज और डिओडेनम, ये अब देखो संपर्क कैसे, पाचन कैसे। भोजन अभी तक कहां था? तो आमाशय में था। भोजन सर्वाधिक देर तक कहां पे रहता है? तो आमाशय में रहता है। भोजन अभी तक आमाशय में था, किंतु अब भोजन कहां पे आ चुका है? भोजन आ चुका है डिओडेनम में। ये यू आकार की एक संरचना होती है, नली होती है यू आकार की, और ये कहां पे? आमाशय के नीचे पाई जाती है। भोजन डिओडेनम में आया। अब भोजन तो डिओडेनम में आ गया, लेकिन क्या डिओडेनम में पाचन होता है? तो पाचन होता है। कैसे होता है? डिओडेनम में पाचन इस तरह से होता है कि यहां पे एक थैली पाई जाती है, यकृत में एक थैली पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय कहते हैं। यकृत में एक थैली पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। और इसमें क्या स्रावित होता है? तो पित्तरस स्रावित होता है। और ये पित्तरस एक नली के माध्यम से डिओडेनम में प्रवेश करता है। पित्तरस एक नली के माध्यम से डिओडेनम में प्रवेश करता है, और ये जब डिओडेनम में आ जाता है तो ये डिओडेनम में आकर के क्या करता है? तो कुछ नहीं करता है। डिओडेनम में वसा जो होता है, वसा को क्या कर देता है? ये घुलनशील कर देता है। वसा को क्या कर देता है? ये डिओडेनम में घुलनशील कर देता है। अब देखो यहाँ पे वसा क्या हो गया? घुलनशील हो गया। अब यहीं पे क्या होता है? पित्त रस में दो वर्णक पाए जाते हैं। पित्त रस में दो वर्णक पाए जाते हैं। कौन कौन से? बिलिरुबिन और एक होता है बिलिरुबिन और
विलवर्डिन, ये दो वर्णक पाए जाते हैं पित्तरस में। अब पित्तरस में जब ये दो वर्णक पाए जाते हैं तो ये क्या है, ये भोजन के साथ साथ ये पहुंचता है आंत में। अब वहां पे क्या होता है कि कभी कभी क्या है कि जब लीवर में दिक्कत होती है मानव के, जब मानव के लीवर में दिक्कत होती है कोई, तो ये क्या है, पित्तरस क्या है, पित्तरस मृत नहीं हो पाते, ये आरबीसी के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जाकर के आरबीसी के साथ मिल जाते हैं, यानी ये मृत नहीं हो पाते वर्णक, और क्या है, आरबीसी से मिल जाते हैं। और जब ये आरबीसी से मिल जाते हैं, किससे, आरबीसी से जब ये मिल जाते हैं तो आरबीसी के साथ साथ ये पूरे शरीर में घूम जाते हैं, और जब ये पूरे शरीर में घूम जाते हैं तो क्या है, आदमी का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है आदमी का रंग, और जिसे कह देते हैं कि पीलिया हो गया, जिसे क्या कह देते हैं, पीलिया हो गया। ठीक है, तो आइए, ये हमने समझ लिया कि ये विलरुबिन और विलवर्डिन कार्य क्या करते हैं, तो ये कभी कभी पीलिया होने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे हम बात करें कि ये पत्ती नुमा जो संरचना होती है जिसे पैनक्रियाज कहते हैं, ये क्या होती है, इससे पाचन कैसे होता है, तो पैनक्रियाज या अग्न्याशय, अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्न्याशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, होती है, इसका आंसर आप देंगे, इसका आंसर आप देंगे मुझे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, इसी चैप्टर पे अभी मैंने पीछे उसका वर्णन किया है, तो अब इसका आंसर आप देंगे मुझे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, पैनक्रियाज या अग्न्याशय होती है। अग्न्याशय में अग्न्याशयी रस का श्रावण होता है। किसका श्रावण होता है, अग्न्याशयी रस का श्रावण होता है, और अग्न्याशयी रस के कारण क्या होता है, ये पूर्ण पाचक ग्रंथि होती है, या कह सकते हैं कि अग्न्याशयी रस पूर्ण पाचक रस होता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन का भी पाचन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, और इसमें वसा का भी पाचन होता है। तो जब हर चीज का पाचन होता है तो पूर्ण पाचक कहा गया, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा गया। इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं अग्न्याशय में, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, अग्न्याशय में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा कौन सा पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है। और तीसरा कौन सा पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। तीसरा कौन सा पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। ट्रिप्सिन, अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन क्या होता है, तो ट्रिप्सिन भी होता है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन का पाचन यहाँ पे कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन। एमाइलेज, एमाइलेज किसका पाचन करता है, तो एमाइलेज, एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, एमाइलेज करता है। और लाइपेज, लाइपेज किसका पाचन करता है, तो लाइपेज वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है, तो लाइपेज वसा का पाचन करता है। जब भोजन जेजुनम और इलियम, डिओडेनम में हो गया, अब यहाँ पे जेजुनम और इसके बाद इलियम, तो जब भोजन क्या है, जेजुनम और इलियम में आता है, तो यहाँ ब्रूनर कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ब्रूनर कोशिका पाई जाती है, और ब्रूनर कोशिका से आंत्र रस का श्रावण होता है। आंत्र रस का श्रावण किससे होता है, ब्रूनर कोशिका से होता है। ठीक है, ब्रूनर कोशिका से किसका श्रावण होता है, तो आंत्र रस का श्रावण होता है। आंत्र रस में भी कई एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। आंत्र रस में भी कई एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए, इरेप्सिन, इरेप्सिन, लाइपेज, लाइपेज, इरेप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज, सुक्रेज,
माल्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, लैक्टेज कौन कौन से पाए जाते हैं? तो इरेप्सिन, अच्छा हाँ ठीक है, इरेप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज, इनका कार्य क्या होता है, ये किस चीज का पाचन करते हैं? तो अगर हम बात करें कि इरेप्सिन, इरेप्सिन क्या करता है, तो इरेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किस चीज का पाचन करता है? इरेप्सिन तो प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन का पाचन करके ये प्रोटीन को किस में बदल देता है? एमिनो एसिड में बदल देता है। किस में बदल देता है? एमिनो एसिड में बदल देता है भैया। प्रोटीन को किस में बदल देता है? एमिनो एसिड में बदल देता है। माल्टोज, लाइपेज, लाइपेज मैंने बताया, लाइपेज वसा का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? अभी पीछे बता के आया, अग्न्याशयी रस में भी लाइपेज पाया जाता है। क्या करता है? वसा का पाचन करता है, और वसा का पाचन करके ये क्या करता है? वसा को फैटी एसिड में बदल देता है। क्या करता है? फैटी एसिड में बदल देता है। ठीक है। सुक्रेज, सुक्रेज क्या करता है? सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये तीनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म होते हैं तीनों। ठीक है, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो वो किस में जाएगा? तो वो ग्लूकोज में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में। तो इतना तो हमें पता होगा, कार्बोहाइड्रेट चेंज किस में होता है? ग्लूकोज में। अब कैसे चेंज होता है? सुक्रेज, सुक्रेज यानी सुक्रेज किसका पाचन करता है? सुक्रोज का। किसका करता है? सुक्रोज का करता है। याद रखेंगे, सुक्रेज किसका करता है? सुक्रोज का करता है। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज क्या होता है? तो ये गन्ने की शर्करा होती है। सुक्रोज क्या होता है? गन्ने की शर्करा होती है, और ये किसमें परिवर्तित होती है? गन्ने की शर्करा होती है, और ये परिवर्तित किसमें होती है? तो ये परिवर्तित होती है कार्बोहाइड्रेट में। माल्टेज, माल्टेज क्या होता है? माल्टेज अगर हम बात करें तो माल्टेज होता है माल्टोज। माल्टोज आपने पढ़ा होगा। माल्टोज क्या होता है? अनाज की शर्करा होती है, और माल्टोज को परिवर्तित करके ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। कौन करता है? तो माल्टेज करता है। लैक्टेज, लैक्टेज क्या होता है? तो लैक्टेज लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज ये क्या है? तो ये दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा होती है। लैक्टोज क्या होती है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, और इसका पाचन कौन करता है? तो लैक्टेज करता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टेज, लैक्टोज का पाचन लैक्टेज करता है। ठीक है। अब याद रखेंगे, एक चीज आपको कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, अगर ओज, OSE, ओज मिल रहा है, तो ये मानिए कि आप क्या है? शर्करा है। देखिए, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और अगर एज मिल रहा है, एज मिल रहा है, तो ये मानिए कि वो क्या है? वो क्या है? एंजाइम है। अगर एज मिल रहा है तो वो क्या है? एंजाइम है। देख लीजिए, लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, है ना। तो ये याद रखेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है, भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो कहां पर होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है वो कहां पर होता है? या फिर भोजन का सर्वाधिक पाचन जो होता है वो कहां पर होता है? या फिर भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां पर होता है? भोजन का सर्वाधिक पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, ये कहां पर होता है? तो ये हमारी छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे? अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने ये पढ़ा था कि जब हमने स्टार्टिंग की थी पाचन तंत्र की, तो हमने पढ़ा था कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या होती है? पाचन होती है। जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया क्या होती है? पाचन होती है। तो यहाँ पे हमें सारे सरल अणु मिल गए, तो यहाँ पे पूर्ण पाचन संपादित हो गया। लेकिन फैटी एसिड जो होता है, फैटी एसिड का पाचन कहां पर होता है? फैटी एसिड का पाचन कहां पर होता है? तो याद रखेंगे इन सब का एक चीज याद रखेंगे, सॉरी, पाचन
पाचन, फैटी एसिड का पाचन भी छोटी आंत में होता है, लेकिन अवशोषण की बात अगर की जाए तो सभी पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन चीजों का अवशोषण किसके माध्यम से होगा? तो रक्त के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? ब्लड के माध्यम से होगा। लेकिन अगर बात कर दे फैटी एसिड की, यहाँ पे बात कर दे अगर फैटी एसिड का अवशोषण किसके माध्यम से होगा, तो फैटी एसिड का जो अवशोषण होगा वो लसिका के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? लसिका के माध्यम से होगा। ये आगे रक्त वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, लसिका के माध्यम से होगा। ऐसा क्यों? देखिए, तो मैं ये दिखा देता हूं अवशोषण जो होता है ये कैसे होता है। अवशोषण क्या है? ये जो हमारी आंत है, ये जो आंत है हमारी, यहाँ पे क्या है कि ये छोटी छोटी ये रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। ये रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। इन रक्त वाहिनियों में क्या है, अब तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह का पाचन अब हो गया, वो ग्लूकोज के फॉर्म में परिवर्तित हो गए, ठीक है। तो इस तरह से अब ये जब सरल पदार्थों में परिवर्तित हो गए तो ये रक्त वाहिनियों के माध्यम से क्या है, रक्त में चले जाते हैं। ये रक्त में जब चले जाते हैं और इन्हीं रक्त वाहिनियों के माध्यम से जब ये सभी पोषक तत्व तो रक्त में पहुंच जाते हैं तो ये सेल को एटीपी प्रदान करने लगते हैं। ये सेल को क्या करने लगते हैं? एटीपी प्रदान करने लगते हैं और शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होने लगती है। तो इस तरह से भोजन का अवशोषण होता है। तो अब जब सारा काम यहाँ पे हो गया तो फिर बड़ी आंत का काम क्या रह गया? बड़ी आंत क्यों बनाई गई? तो बड़ी आंत के बारे में भी देख लेते हैं। बड़ी आंत क्यों बनाई गई भाई? तो बड़ी आंत की बात अगर हम करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, बड़ी आंत की बात करते हैं, तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये कैसे, ये इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन का भाग होता है। ये इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन का भाग होता है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, तो अब हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो ये भाग जो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, ये भाग होता है इसका, ये भाग कहलाता है इसका सीकम। क्या कहलाता है? ये भाग कहलाता है सीकम। इसका जो ये वाला बड़ा वाला भाग होता है ये भाग कहलाता है कोलन, और ये भाग जो होता है इसका ये भाग कहलाता है रेक्टम। रेक्टम, सीकम, कोलन, रेक्टम। इस तरह से बड़ी आंत का काम अब कैसे शुरू हुआ? तो हम बात करें बड़ी आंत। बड़ी आंत की भोजन की सारी प्रक्रिया तो पूर्ण हो गई। कहाँ पे? भोजन की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई छोटी आंत में, लेकिन जो बचा खुचा वो शुरू हुआ बड़ी आंत में। जैसे अब सीकम की हम बात करें तो ये जो सीकम है, सीकम में क्या है? इलियम। इलियम से भोजन कहाँ पे आया? सीकम में आया। सीकम में अपेंडिक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इसको सेल्यूलोज का अपेंडिक्स में पाचन होता है। ये भाग जो होता है इसे क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स, इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है और इसी में इन्फेक्शन की वजह से कौन सा अपेंडिक्स नामक रोग होता है। तो सीकम में भोजन पहुंचता है। सीकम के बाद कौन सा भोजन? जो अधपचा भोजन होता है, जो पूर्ण रूप से भोजन पच नहीं पाता, या जो हमारे आमाशय के अंदर जो भोजन क्या है, विषैला हो जाता है, वो क्या है? विषैला भोजन किस में पहुंचता है? सीकम में पहुंचता है। सीकम में पहुंचने के बाद ये पहुंचता है कोलन में। कोलन में जब भोजन पहुंचा तो कोलन में अब भोजन के साथ में कुछ, जाहिर सी बात है कि कुछ जल जाएगा, क्योंकि भोजन का अवशोषण केवल हमने पढ़ा कि छोटी आंत में होता है। भोजन का अवशोषण केवल छोटी आंत में होता है, जबकि और भी कुछ अवशोषित होता है। तो जो जल है, जल का अवशोषण कोलन वाले भाग में होता है। अब जब जल का अवशोषण कोलन वाले भाग में हो गया, बाकी का जो बचा कुचा मल पदार्थ हो गया वो रेक्टम के माध्यम से बाहर आ जाता है। वो रेक्टम के माध्यम से बाहर आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जब यहाँ पे जीवाणु आ जाते हैं, विषाणु आ जाते हैं, तो विषाणु आने के कारण यहाँ पे जो
जल अवशोषण की क्रिया होती है वो मंद हो जाती है और विषैले भोजन के साथ साथ काफी मात्रा में जल भी बाहर आ जाता है। और जब जल बाहर आने लगता है तो क्या होता है, वही क्रिया हो जाती है निर्जलीकरण की क्रिया। वही क्रिया क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन की क्रिया, जिसमें पानी की कमी हो जाती है, कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे विषाणु आ जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। लेकिन यदा कदा कभी कभी क्या होता है कभी कभी यहाँ पे भोजन जब काफी समय तक नित्य क्रिया जो समय पे नहीं करते हैं वो क्या है, यहाँ पे भोजन कोलन वाले भाग में भोजन ज्यादा समय तक रुक जाता है। और जब ज्यादा समय तक भोजन यहाँ पे रुक जाएगा तो क्या होगा, जल का अवशोषण अधिक मात्रा में होगा। और जब जल का अवशोषण अधिक मात्रा में होगा तो भोजन जो है उतना, जो विषैला भोजन है या अधपचा भोजन है वो उतना सॉफ्ट तरीके से नीचे नहीं आएगा। और जब सॉफ्ट रूप से वो नीचे नहीं आता है तो उसी क्रिया को कह देते हैं कि कब्ज हो गया। क्या हो गया, कब्ज हो गया। तो इस तरह से भोजन का पाचन हुआ और आज हमने ये भोजन का पाचन, निष्कासन, अंतःग्रहण और आज ही से हमारा ये पाचन तंत्र का टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।